क्या आप लोग भी CB150F लेना चाह रहे हैं या आप लोगों के पास ऑलरेडी CB150F है और आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं कि इस बाइक का क्या एवरेज है, इस बाइक के पार्ट्स की क्वालिटी कैसी है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस बाइक के इंजन के बारे में जो न्यूज़ फेसबुक पे चलती रहती है कि इस बाइक का इंजन ऐसा है वैसा है, अंडर पावर है, इंजन बेकार है, किसी काम का नहीं है, इंजन मसला करता है और जब इंजन का काम आता है बहुत महंगा वो काम जो है रिपेयर होता है। तो इस तरह की जितने भी सवालात हैं वो आपके मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगा। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जनाब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक 40,000 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुकी है। जैसा मैंने फेसबुक पे अभी लास्ट पोस्ट डाली थी उसके बाद काफ़ी डिमांड आ रही थी कि इसका एक एक्सपर्ट यूज़र रिव्यू बनना चाहिए। अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ कि ये बाइक मेरी अभी तकरीबन 42,000 किलोमीटर हो चुकी है। इससे पहले मेरे पास स्पेशल एडिशन CB150F थी, इसको मैंने 20,000 किलोमीटर चलाया था। तो समझ लें अब ये 42 और 20 कोई 62-63 किलोमीटर बनते हैं। तो उसका एक एक्सपर्ट यूजर रिव्यू बनता था, तो आपका भाई इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में वो आपको प्रोवाइड करेगा A to Z बाइक का एक एक पार्ट कि मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम आई, इसकी क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या प्रॉज है इसके, क्या क्या कॉन्स हैं इसके। तो वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा विद इसके पार्ट्स के प्राइस क्या हैं और अगर कोई पार्ट आपको रिप्लेस करना है या कोई पार्ट आपका ख़राब हो जाता है तो उसकी क्या देसी जुगाड़ है या क्या उसका सस्ता नुस्खा है कि आप उसमें जो है अपना काम और अपना इशू रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइक के मेक मॉडल वेरिएंट की तरफ आए तो ये बाइक मेरी 2023 का मॉडल है और होंडा CB150F ये मैंने 0 मीटर ली थी और 0 मीटर की में तकरीबन आप समझ लें इसको लिए हुए 18 से 19 महीने हो चुके हैं। मुझे तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुका है और इस 1.5 से 2 साल में इसको मैंने तकरीबन 42,000 किलोमीटर कवर किया है। इससे पहले ही मेरे पास CB150F थी, वो चोरी हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। कराची में रहते हैं हम, हालात कुछ बस अल्लाह हिफाजत फरमाए कराची के हालात पे। तो इससे पहले मेरे पास स्पेशल एडिशन थी, फिर अब मैंने दोबारा यही ली और इसको लेने के बाद इस पे मैंने मल्टीपल टूर्स की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने बाइक 0 मीटर ली थी और 0 मीटर लेने के बाद इसको मैं शहर में डेली यूज में भी चलाता हूँ। डेली यूज में शहर में मेरी रनिंग तकरीबन 100 किलोमीटर है। बाकी इस पे मैंने मल्टीपल ऑफ रोड टूर्स किए हैं जिसमें ऑन रोड ऑफ रोड मतलब कुछ टूर तो ऐसे थे कि जिसमें बाइक के यहाँ तक टंकी तक पानी था। इसको एक दफा तो आप समझ लें बाकायदा रस्सी से बांध के बाइक को हमने खींचा था। मतलब इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो भाई साहब इसकी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। 150cc की कैटेगरी में इसकी अगर परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाए दूसरी बाइक से तो इसकी परफॉर्मेंस लाजवाब है, लाजवाब। इनिशियल टॉर्क इंजन का कहीं भी आपको अंडर पावर फील नहीं होता, स्पेशली अगर आप पिलियन के साथ भी ट्रेवल कर रहे हैं और आप इसको चलाना जानते हैं कि मतलब इसका टॉर्क कैसे, इनिशियल टॉर्क कैसे जनरेट करना है और कैसे इसकी एक्सीलरेशन वगैरह करनी है। तो आप पिलियन के साथ और डबल लगेज के साथ भी आप जो है अच्छे अच्छे चढ़ाइयों पे उतराइयों पे मतलब किसी भी किस्म का ऑफ रोड आप कर सकते हैं। क्योंकि छोटा चुटुक हुआ, चारों माची हुआ और बलूचिस्तान के और बहुत सारे ट्रैक्स हुए जो मैंने एक्सट्रीम ऑफ रोड टूर्स किए हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोड ट्रैक्स किए हैं, वो मैंने पिलियन पे किए हैं। तो पिलियन पे भी समझ लें आप इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे सहरा हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे बर्फ हो, चाहे बारिश हो, कीचड़ हो, ऑफ रोड हो, ऑन रोड हो, रोड हो, हर तरफ इसकी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस से 100% आपका भाई सेटिस्फाइड है। बात करें इसके सिटिंग पोस्चर की और इसकी सस्पेंशन की तो इसका सिटिंग पोस्चर ऐसा है कि जब आप राइड कर रहे होते हैं तो ये आप समझ लें इसके यहाँ से जो है ना ये आप बाइक आपको पकड़ के रखती है और आप बाइक को पकड़ के रखते हैं तो एक ऐसी फील आती है। यहाँ से भी आपको बैक पे सपोर्ट मिलती है, यहाँ से भी आपको फ्रंट पे सपोर्ट मिलती है। अच्छा, इसका ऐसा YBR जैसा नहीं है कि अगर आप आगे से बैठेंगे तो टंकी आपके जो है इस एरिया को हिट करेगी, डैमेज करेगी ऑफ रोड वगैरह में। मतलब इसका बहुत ज्यादा यूं नहीं है, आपको एक डिसेंट सी जो है सपोर्ट मिलेगी यहाँ से, डिसेंट सी आपको सपोर्ट मिलेगी यहाँ से। और इसका जो पोस्चर है, इसका शेप है, ये काफी जो है बाइक की लुक को इनहेंस करता है। तो इसका पोस्चर और इसकी सस्पेंशन, मैं कहता हूँ वो लोग जिनको बैकबोन की प्रॉब्लम है या जिनके बैक वगैरह में पेन होता है वो इस बाइक को लें। इसकी सस्पेंशन ये है कि छोटे मोटे या बड़े जितने भी खड्डे होंगे उसमें आपको फील इतना नहीं होगा और आप लोग आसानी कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं, चाहे सिटी राइड्स हो चाहे लॉन्ग राइड्स हो। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी डिसेंट है, अच्छी है। अक्सर ऐसा हुआ है कि जैसे बहुत ज्यादा बड़ा पत्थर होगा तब ये बाइक नीचे से थोड़ी सी टकराती है ऑफ रोड पे। सिटी राइड्स में
कितना भी बड़ा स्पीड ब्रेकर हो या किसी भी तरह का खड्डा हो, सिटी राइड्स में मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरी बाइक नीचे से टकरा रही हो। ऑफ रोड में हाँ, जब बहुत ज्यादा इतने बड़े बड़े चट्टानों वाले पत्थर होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे टूर्स देखे हैं छोटे छोटे वगैरह टाइप के या कश्मीर वगैरह टाइप के एक्सट्रीम जो टूर्स किए हैं, उसमें ये है कि अक्सर ये नीचे से टकराई है, तो इसमें मैंने इंजन की प्लेट लगाई हुई है। उससे बेनिफिट ये होता है कि इसका इंजन सेफ रहता है। अब आते हैं इसके फ्यूल एवरेज पे और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इसकी कितनी है। तो इसका फ्यूल एवरेज समझ लें आप, इतनी बड़ी बाइक है, 150 सीसी बाइक है, अच्छा खासा वेट है, अच्छा खासा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल स्पीड भी इसकी और हाई स्पीड भी इसकी, टॉप स्पीड भी एवरेज है, अच्छी है। तो फ्यूल एवरेज इसका मुझे मिलता है अराउंड 43 से 45 या 40 के बीच में सिंगल पर्सन राइडिंग पे, जो कि मैं समझता हूँ काफी अच्छा है, काफी डिसेंट है। बाकी अगर बात करें पिलियन राइडर अगर साथ हो, तो पिलियन राइडर के वेट पे डिपेंड करता है कि पिलियन राइडर आपके पीछे जो बैठा हुआ है उसका वेट कितना है। अगर जैसे मेरा अपना वेट है 60 के आसपास है मेरा अपना वेट, अगर मैं इसको सिंगल चलाऊं लॉन्ग रूट पे, शॉर्ट पे, तो मुझे समझ लें 43, 44, 40 इस तरह एवरेज देती है। डिपेंड करता है आरपीएम पे कि मैं किस तरह खींचता हूँ। ज्यादातर मैं रफ राइड ही करता हूँ, मतलब आरपीएम कभी बहुत ज्यादा हो रहा होता है, कभी बहुत कम हो रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि एक्सीलेटर फुल खींच के रखा हुआ है, लेकिन इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ज्यादा बड़े गियर पे ही चलाऊं। लाइक मेरी स्पीड 40 से 50 होगी, वहां मैं चौथा पांचवा गियर डाल देता हूँ। उसके बाद फिर सुकून से कंफर्टेबली जो है ये अपना आहिस्ता आहिस्ता स्पीड इंक्रीज करता है और मजा आता है इसको क्रूज करने में। अगर डबल पे जैसे मेरे पीछे बंदा बैठा है 90 किलो का, 100 किलो का, फिर इसकी एवरेज डिक्रीज हो जाती है 35, 34, 33, 32 पे। समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि 3 बंदों को बैठा के इसको चलाया तो इसने 25-26 की भी एवरेज दी है। तो वो वेट पे डिपेंड करता है, इस पे जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही इसका एवरेज फिर होगा। अगर जैसे आपका वेट है 90 किलो, 100 किलो, तो ये आपको समझ लें 40-41 की एवरेज दे देगी। अब आते हैं इसकी फ्यूल की क्वालिटी पे कि मैं फ्यूल कौन सा यूज करता हूँ और इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो देखिए इसके फ्यूल टैंक में जो कंपनी क्लेम करती है वो 14 लीटर्स का क्लेम करती है, जिसमें 1.6 लीटर हमारे पास उसमें आ जाता है रिजर्व में। लेकिन मैंने इसको जब भी पेट्रोल डलवाया है तो बिल्कुल टंकी खाली करके डलवाया है। तो ये समझ लें टंकी खाली करते पे अगर आप इसका टैंक फुल करवाएंगे तो 17 लीटर, 16.5 लीटर आ जाता है इसमें। 14.5 15 लीटर पे ये कि लॉक हो जाता है। उसके बाद ये अगर आप थोड़ा सा हिला जुला के डालें ऊपर बिल्कुल नेक तक आहिस्ता आहिस्ता करके, वो अगर फ्यूल पंप वाला फिल करता रहे, तो इसमें आराम से 17 लीटर या 16.5 लीटर तक आ जाता है। और मोस्टली मैंने इस बाइक को ईरानी फ्यूल पे चलाया है। ऐसा नहीं है कि इंजन ऐसा है कि मैं इसको हाई ऑक्टेन पे चलाऊं या फ्यूल क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ईरानी फ्यूल पर चलाया है। अक्सर लोग बोलते हैं कि ईरानी फ्यूल गंदा है, ऐसा है वैसा है, बाइक के इंजन को सत्यानाश करता है, लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरानी फ्यूल पे मेरी बाइक की एवरेज और अच्छी आती है। ईरानी फ्यूल अगर अच्छी क्वालिटी का आप लोग डलवाएं, क्योंकि ज्यादातर टूर हमारे बलूचिस्तान के होते हैं, तो ईरानी फ्यूल पे बाइक और ज्यादा अच्छी एवरेज देती है। अब आते हैं जनाब इसकी डिस्क ब्रेकिंग पे। फ्रंट पे हमारे पास इसमें डिस्क प्लेट आती है और ड्यूल कैलिपर इसमें डिस्क प्लेट आती है। रेयर पे हमारे पास सिंपल जो नॉर्मल ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक शू वाले, वही आते हैं। इसकी जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग का सारा दारो मदार मैं कहता हूँ इसके टायर्स पे है। जो बाइक के स्टॉक टायर्स होते हैं वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी के हैं, किसी काम के नहीं है। स्टॉक टायर का साइज आता है हमारे पास फ्रंट पे 80-90-18, रेयर पे 90-90-18, जो मैं समझता हूँ कि इस बाइक के हिसाब से बहुत छोटा टायर है। ये बाइक इतने छोटे टायर्स को डिजर्व नहीं करती। अगर आप उन टायर्स पे 40-50 की स्पीड पे भी अचानक से ब्रेक मारेंगे तो आप अनफॉर्चुनेटली स्लिप हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि अगर आप 0 मीटर बाइक ले रहे हैं तो 0 मीटर बाइक लेते साथ ही टायर्स इसके फौरन चेंज करवा लें। कोशिश करें इंपोर्टेड ब्रांड्स के करवाएं, उससे फायदा ये होगा कि इसकी ब्रेकिंग, इसकी रोड ग्रिप भाई साहब बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप इसमें एक साइज बड़ा टायर लगाएंगे, जैसे मैंने फ्रंट पे अभी लगाया हुआ है 90-90-18, रेयर पे मैंने लगाया हुआ है 100-90-18, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। बाइक लीन करने में मजा आता है। जितने ही पहाड़ी इलाके होते हैं बाइक फुल हम लीन भी कर देते हैं, डबल पे भी लीन करते हैं, बाइक ग्रिप नहीं छोड़ती। लेकिन स्टॉक टायर पे आपको ये वाली ग्रिप वगैरह नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं कि इसके हमारे पास जो डिस्क पैड हैं वो कितने किलोमीटर चल सकते हैं। अगर आप टूरिंग करते हैं तो आपको इसके डिस्क पैड का ये ख्याल रखना है कि जब आप वाटर क्रॉसिंग वगैरह कर रहे हो वहाँ कोशिश करें कि इसके रेयर वाले जो ब्रेक हैं वो यूज करें, फ्रंट वाले यूज ना करें। हाँ, अगर आप इसको शहर वगैरह में चलाते हैं तो आपके डिस्क पैड आराम से 25 से 30 हजार किलोमीटर चल जाते हैं। उसके बाद ये कि इनका लेदर कम हो जाता है। अगेन वही बात है कि अगर आप सिटी में बारिश वगैरह में राइड करेंगे तो इसके डिस्क पैड फौरन खत्म होंगे, लेकिन अगर आप डिस्क पैड की केयर करते हैं तो ये आपके 30 से 40 हजार किलोमीटर चल जाते हैं। मैंने 25 हजार किलोमीटर के बाद डिस्क पैड अपने चेंज करवा लिए थे। ये डिस्क पैड इसके जेन्युइन 9.5 से 11.5 हजार रुपए के हैं। बाकी ये है कि आफ्टर मार्केट एक चाइना वाले मिलते हैं 750-700 वाले, वो आप बाइक में इजीली डाल सकते हैं। उस पर ये बाइक की ब्रेकिंग वगैरह अच्छी है, मैं भी वही यूज कर रहा हूँ अभी। अगर इसके रेयर ब्रेक शू पे हैं तो इसके रेयर ब्रेक शू
30,000 किलोमीटर तक इजीली चल जाते हैं। उसके बाद ये है कि इन ब्रेक शूज़ को चेंज करना पड़ता है। 30,000 25,000 चल जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी यूजेज पे, कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी में चलाते हैं तब ये 15,000 चलेंगे, 15-16,000 चलेंगे। इसके जेन्युइन ब्रेक शू 2500 रुपए के हैं, 2500-2600 के हैं। लेकिन होंडा CB125F जो डिलक्स आती है उसके फ्रंट के जो ब्रेक शू हैं वो इसके पिछले टायर में लग जाते हैं और बिल्कुल वही परफॉर्मेंस होती है। बाकी अदरवाइज आप YM के लगवाएं, किसी से बनवा के लगाएं इधर उधर से, उसमें मजा नहीं आता है इसका, फिर ये व्हील गर्म होता है। ओवरऑल अगर बाइक के मेंटेनेंस की बात की जाए तो जीरो मेंटेनेंस होती है बाइक की। यानी ऐसा नहीं है कि आप हर हफ्ते हर महीने मैकेनिक के पास खड़े हैं ट्यूनिंग वगैरह करवाने के लिए। आपने इसका क्या करना है, जस्ट 5 से 10,000 किलोमीटर बाद एयर फिल्टर चेंज करवाना है। वो भी आप देखेंगे अगर चेंज करवाने की नीड है। एयर फिल्टर इसका कॉस्ट करता है 2200-2300 रुपए का। 12,000-15,000 भी लोग चला लेते हैं। मैंने 13,000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर चेंज किया था। उससे पहले ये कि इसको एयर का प्रेशर मार के 2-3 दफा साफ करवा लिया था। बाकी अदरवाइज इनकी ट्यूनिंग व्यूनिंग ऐसा कोई सीन नहीं होता, कोई मेंटेनेंस नहीं होती। क्या होता है, जस्ट आपने हल्के फुल्के नट टाइट करने, वो भी इतने ज्यादा जल्दी इसमें लूज नहीं होते इस बाइक के नट। उसके अलावा इसके डिस्क पैड मैंने आपको बता दिए कि डिस्क पैड इसके कितने किलोमीटर बाद चेंज करवाने होते हैं। बाकी आपको ब्रेक शू बता दिए। उसके अलावा ऐसा इसमें कोई मेंटेनेंस का कोई सीन नहीं है। यानी अगर आप ये सोचे ना कि मैं 5 लाख की बाइक लूं उसके बाद भी इसमें इतने खर्चे होंगे मेंटेनेंस के, तो भाई साहब ऐसा कोई सीन नहीं है। इवन कराची में मैं रहता हूँ, रोजाना बाइक को चलाता हूँ, लेकिन आप इसके पार्ट्स की स्टिल क्वालिटी देखिए कि बाइक का पेंट, बाइक की क्वालिटी, बाइक का A to Z अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। कराची में टूरिंग वगैरह पे हर तरह चलती है। बस ये कि आपने इसका ये ख्याल रखना है कि जब भी आप बाइक को लें, बाइक में फौरन क्रैश गार्ड लगाएं, ताकि अल्लाह ना करे आपकी बाइक गिरती भी है। क्रैश गार्ड का फायदा क्या होगा, आपके स्कूप सेफ रहेंगे, आपका हैंडल सेफ रहेगा, आपके लिवर सेफ रहेंगे, आपका ये साइलेंसर सेफ रहेगा और आपकी खुद की टांग भी सेफ रहेगी इंजन से। तो ये आप लोगों ने थोड़ा ख्याल रखना है कि बाइक का बस लेते साथ ही क्रैश गार्ड लगवा लें, अदरवाइज इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैंने इस बाइक का कार्बोरेटर 36,000 किलोमीटर बाद खुलवाया था, उसमें क्लीनिंग वगैरह करवाई थी, लेकिन तब भी उसको करवाया तो उसमें कोई ऐसी नीड नहीं थी कि मतलब उसको खुलवा के क्लीन करवाने की नीड पड़ती। लेकिन फिर भी जो है एक दफा करवा लिया था ताकि ये उसमें जो थोड़ा बहुत कचरा था वो निकल गया। अब ये बाइक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके, क्योंकि इस बाइक का इंजन इस तरह का बना हुआ है कि वो खुद ही खुद जो कचरा आता है उसको फिल्टर के थ्रू साफ करता रहता है। ऑयल फिल्टर इसमें एक जगह पे मौजूद होता है, यहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन वो ये आपको खोल के साफ करवाने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑयल फिल्टर क्या होता है, जब वो ऑयल ड्रेन होता है उसी में सारा कचरा जो है वो इसका हाथ क्या ड्रेन भी हो जाता है। अगर हम बात करें बाइक के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की, तो इसके पार्ट्स ये है थोड़े से मिलना मुश्किल होते हैं। मतलब एंटीक पार्ट को आ जाए ना, अल्लाह ना करे कभी आपका कोई इशू आए, लेकिन बहुत ज्यादा अगर कोई एंटीक पार्ट आ जाए तो ये थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि मिल जाता है। अगर कभी ऐसा कोई इशू हो कि जैसे अल्लाह ना करे आपकी बाइक में कोई ऐसा इशू आ जाए कि आपको कोई पार्ट चाहिए हो, बड़ा एंटीक हो, कहीं से ना मिल रहा हो, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह किसी ना किसी ऐसे बंदे को रेफर कर दूंगा, आपको किसी ना किसी ऐसे बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को दे दूंगा जो आपको पार्ट अरेंज करवा के दे सकता है। जैसा कि आप लोगों ने इस बाइक के बारे में एक चीज सुनी होगी कि ऑयल कंजम्पशन बहुत ज्यादा करती है और इसका इंजन का इशू बहुत ज्यादा आता है, उसके मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। तो देखिए, इस बाइक के इंजन का सीन ये है कि ये बाइक हर 1000 किलोमीटर बाद ऑयल चेंज मांगती है। इसमें मैं अभी कौन सा ऑयल यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं अभी करंटली 2040 ऑयल यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 0 मीटर बाइक लेते हैं तो आपने 10W30 ऑयल यूज करना है। मैं 2040 इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बाइक भी 20,000 किलोमीटर बाद इसने इंजन का जो इसका इशू आता है, रिंग पिस्टन का इशू आता है, वो इसमें मुझे फेस करना पड़ा था। 20 से 22,000 किलोमीटर हुए थे, आई थिंक मैं कश्मीर वाले टूर पे था। कश्मीर वाले टूर पे मैंने ये इशू फेस किया था क्योंकि इसका ऑयल चेंज का टाइम आ गया था, मैंने ऑयल चेंज नहीं किया। जहाँ 1000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करना था वहीं मैंने इसको तकरीबन 2 से 2,500 किलोमीटर बाद इसका ऑयल चेंज किया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आप लोगों ने गलती नहीं करनी, ना आप लोगों ने गलती कभी की है तो आप लोगों ने गलती दोहरानी है। फिर ये है कि इसको जब इसका ऑयल का इशू आ गया तो इसके रिंग पिस्टन का काम आ गया, फिर मैंने वो रिंग पिस्टन का काम करवाया था। अच्छा, अब इसके रिंग पिस्टन का सीन ये है कि इसके रिंग पिस्टन का काम अगर आप जेन्युइन करवाते हैं किसी शोरूम वाले से, वो आपको 35 से 40,000 रुपए का कॉस्ट करता है, जो कि मैं कहता हूँ शोरूम वाले ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो लूटते हैं। बहुत ज्यादा उनके फेयर चार्जेस नहीं होते, लेबर वगैरह और उनके पार्ट्स के चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसका ये मार्केट में अब एक पिस्टन अवेलेबल है, जापानी व्हाइट कलर के डब्बे में आता है, बाकी और भी कंपनीज के अवेलेबल है, लेकिन एक जापानी पिस्टन आता है व्हाइट कलर के डब्बे में आता है, कोई उस पर लेबलिंग वगैरह नहीं होती। वो पिस्टन मैंने लगाया हुआ है और उस पर इसकी परफॉर्मेंस ऐसी जबरदस्त है, और वो पिस्टन भी 2,000 रुपए का है। अगर आप जेन्युइन पिस्टन की तरफ जाते हैं 9,500 रुपए का इसका जेन्युइन पिस्टन है।
तो ये है कि आप वो वाला पिस्टन इसमें डालें। वो वाला पिस्टन अगर कभी भी आपकी बाइक में कोई इशू आए, जैसे रिंग पिस्टन का इशू आए, तो आप इसमें वो वाला पिस्टन डाल सकते हैं। बाकी ये अगर आप 0 मीटर बाइक लेते हैं, बाइक का ऑयल का ख्याल रखते हैं, टाइम पे चेंज करते हैं, 3-3.5 साल तक, 4 साल तक आपकी बाइक में इंजन ये वाला इशू नहीं आएगा। मेरा इशू इसलिए है कि एक तो मैं रनिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, दूसरा ये मैंने केयर भी नहीं की, इस वजह से मुझे इशू फेस करना पड़ा। अब बाइक की प्रॉपर केयर करेंगे इंशाल्लाह, फिर ये आपको ये इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। इंजन वाले इशू के बाद ये है कि अब मैं इसमें 20-40 ऑयल यूज करता हूँ, जो कि 125 का आता है। उससे पहले मैं 10W30 ग्रेड का यूज करता था, लेकिन ये है कि अब मैं इसमें 20-40 यूज करता हूँ। उस पर गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी स्मूथ नहीं होती, लेकिन उस पे परफॉर्मेंस बाइक की अच्छी है, और वो ये हर 900-1000 पे मैं चेंज कर देता हूँ। 900 रुपए का वो ऑयल लीटर है, अगर आप 10-30 लेते हैं तो 1200 का लीटर है। मुझे इसका रिंग पिस्टन वाला काम समझ लें आप 12 से 15,000 रुपए का कॉस्ट किया था, जो कि मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है इस बाइक के लिए। जहां आप 35-40 हजार रुपए शोरूम में देते हैं, वही मेरा ये काम 10-12 हजार 15 हजार में हो गया था, जो कि बहुत अच्छा काम है। बस ये मैंने इसमें पिस्टन जो है जेनवन नहीं डाला था, बाकी ये इसमें सीटें गाइटें वॉल वगैरह रिंग वो सारे जो इसमें जेन्युइन है, और 12 से 15 हजार रुपए का कॉस्ट किया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। तो अगर मेरे 20,000 22,000 या 25,000 किलोमीटर में इतने पैसे बाइक पे लगते हैं, तो मैं समझता हूँ वो वर्थ इट है, क्योंकि इस बाइक में वायरिंग वगैरह और इस तरह का और कोई खर्चा नहीं है कि लाइक आप वायरिंग वाले के पास जा रहे हो, या फ्यूज वगैरह चेंज करवा रहे हो बाइक की, या कोई और मसला हो, या किसी पार्ट्स में मसला हो, क्लच प्लेटें फारिग हो रही हो, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट चले, बस ये काम आया था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह 100% सेटिस्फाइड है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जो टेरेंस किए हैं, अगर कोई और बाइक होती मेरे पास तो उसका समझ लें जूस निकल चुका होता, सीधी बात है। लेकिन इसने, मेरी शहजादी ने बहुत साथ दिया मेरा। भाई और क्या चाहिए एक आदमी को कि उसकी बाइक उसका साथ दे, टूरिंग पे जलील ना करे, जलालत न फील ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाइक ने मायूस किया और टूरिंग पे। हाँ, टूर से आते हैं जब जिस तरह के एक्सट्रीम ऑफ रोड टूर करते हैं, छोटा मोटा काम आता है बाइक में, जैसे कभी इसका कोई बैरिंग वगैरह चेंज करने का मसला आ गया, या कभी किसी तरह कोई छोटा मोटा इशू आ गया, ड्रम की रबड़े आ गई, लेकिन वो भी 20-20 हजार किलोमीटर बाद। ऐसा नहीं है कि मैं टूर करके आया हूँ फौरन मेरी बाइक में खर्चा आ जाए। बस टूर करके आते हैं, नटवट टाइट करवाए, फिर दोबारा टूर पे लेके निकल गए। क्योंकि अक्सर ऐसी सिचुएशन भी आई है कि इस बाइक पे तो 2 बंदे होते हैं, इसने एक 70 बाइक को भी टो किए, वो भी ऑफ रोड पे, वो भी डबल पे। तो समझ लें एक ये इंजन 4 बंदों को, एक इसका खुद का अपना वजन और एक पीछे बाइक, इतना सारा वजन भी इस बाइक ने जो है खींचा है। और इस बहुत पावरफुल बाइक है, मतलब इनिशियल टॉर्क तो इसका ऐसा है कि आपको फील नहीं होगा कि बहुत ज्यादा अंडर पावर है, कभी ऐसा फील नहीं होगा, आपको अंडर पावर फील करवाएगी ही नहीं। तो ये है भाई, अगर मैं दोबारा अगर 150 सीसी कैटेगरी की कोई बाइक लूंगा तो इंशाल्लाह मैं यही लूंगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस, इसका सब कुछ, इसने कभी मुझे दुख नहीं दिया, हमेशा साथ दिया। तो इंशाल्लाह आपका भाई स्विच करेगा तो दोबारा इसी पे स्विच करेगा। बस एक चीज़ ये कि जब आप लोग इसको शहर में राइड करें तो इस तरह का कवर चढ़ा दिया करें, जैसे मैंने ये चढ़ाया हुआ है। सिटी राइड्स में मैं इसको एक कवर वगैरह चढ़ा के रखता हूँ। लॉन्ग रूट पे ये कि इसको मैं हटा लेता हूँ, फिर ये बाइक अंदर से बिल्कुल न्यू निकलती है। ये मैंने इस तरह का कवर चढ़ाया हुआ है, और शहर में इसी तरह का जो है मैं कवर में रखता हूँ। अभी भी जैसे मैं इसको लाया था तो मैं कवर चढ़ा के ही लाया था, इससे ये कवर में ये काफ़ी प्रोटेक्टेड रहती है, इस पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। भाई साहब सीधी बात है कि इस तरह के व्लॉग वगैरह मैंने बनाए नहीं है, तो बहुत सारे भंड हुए होंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था मैंने किसी बाइक का रिव्यू दिया है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं तमाम बाइक्स का रिव्यू जो है अपने इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, ताकि जो लोग खरीदना चाह रहे हैं अपने बजट के हिसाब से या अपनी चॉइस के हिसाब से वो खरीद सकते हैं, या जो भी बाइक के इशूज वगैरह होंगे वो उसमें जो है मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। कोशिश मेरी ये होगी कि जैसे जो राइडर्स है ना, जैसे एक CB150 का राइडर है, या एक GS150 का राइडर है, या YBR-G का राइडर है, उसके एक्सपीरियंस के साथ मैं बाइक का रिव्यू बनाऊं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज या कोई पार्ट ऐसा या कुछ ऐसा जो मैं इसमें एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ इस वीडियो में, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई गलती वगैरह हुई हो तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो ये व्लॉग वगैरह बनाना आते हैं टूरिंग वगैरह के, लेकिन रिव्यू वगैरह इस तरह के मैंने कभी बनाए नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम था। मुझे पता है थोड़ा सा अनफिट सा होगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको सवाल वगैरह जो भी आपके होंगे उनके जवाब मिल गए होंगे। अगेन वही चीज, मैं बाइक लूंगा दोबारा तो यही लूंगा, ये मेरा लव है, इसको मैं कभी जो है अपने पास से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये इसने मेरा बहुत साथ दिया है। तो खैर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।